हाई कोर्ट की कड़ी चेतावनी। झारखंड में बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं बेचे जाएंगे कफ सिरप। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में कफ सिरप और नशीली दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग को लेकर गंभीर रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित सभी संबंधित एजेंसियों को तुरंत सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि झारखंड में अब कोई भी कफ सिरप या नशीली दवा डॉक्टर की लिखित पर्ची के बिना नहीं बेची जानी चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मेडिकल दुकानों, दवा कंपनियों और कफ सिरप बेचने वाले आउटलेट्स पर तत्काल छापेमारी चलाई जाए। छापे के दौरान स्टॉक, सप्लाई रजिस्टर और खरीद बिक्री की पूरी जांच करने को कहा गया है ताकि अवैध व्यापार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इन कार्रवाइयों के विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट 3 सप्ताह के भीतर कोर्ट में दाखिल करनी होगी। यह निर्देश सुनील कुमार महतो की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रितु कुमार ने बताया कि स्कूली बच्चों में कफ सिरप सहित अन्य नशीले पदार्थों का इस्तेमाल चिंताजनक स्तर तक बढ़ गया है, जबकि कई जगहों पर बिना डॉक्टर की पर्ची के धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। याचिका में धनबाद जिले का उदाहरण भी दिया गया, जहां बड़ी मात्रा में कफ सिरप बरामद हुआ था। जांच सीआईडी को ट्रांसफर होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए और राज्य के ड्रग कंट्रोलर को भी प्रतिवादी बनाया है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को तय की गई है। झारखंड में छात्रवृत्ति भुगतान में देरी पर आजसू छात्र संघ का जनाक्रोश मार्च। आज राज्य में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित भुगतान को लेकर आजसू छात्र संघ कल एक शिक्षा के लिए भिक्षा जनाक्रोश मार्च निकालेगा। ये मार्च बापू वाटिका मोराबादी से राजभवन तक आयोजित होगा, जिसमें राज्य से बड़ी संख्या में छात्र शामिल होने की संभावना है। संघ का कहना है कि लाखों छात्रों की छात्रवृत्ति रोके जाने से गहरा आक्रोश है और सरकार की चुप्पी असहनीय हो गई है। मार्च के दौरान आजसू छात्र संघ का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा और मांग करेगा कि 2024-25 सत्र की लंबित छात्रवृत्ति के वितरण में तत्काल हस्तक्षेप किया जाए। साथ ही ई कल्याण पोर्टल पर सभी लंबित आवेदनों की स्थिति सार्वजनिक करने का निर्देश सरकार को दिया जाए ताकि व्यवस्था पारदर्शी हो सके। आजसू केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो, वरीय उपाध्यक्ष ऋतुराज शाहदेव तथा युवा आजसू रांची नगर अध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि झारखंड के SC, ST, OBC वर्ग के लाखों छात्र पिछले कई महीनों से छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देरी केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सरकार की गंभीर लापरवाही का परिणाम है, जो विद्यार्थियों के भविष्य को अंधेरे में धकेल रही है। कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो ने कहा, जब तक एक एक छात्र को उसकी पूरी छात्रवृत्ति नहीं मिल जाती, हमारा आंदोलन थमेगा नहीं। यदि सरकार विद्यार्थियों के अधिकारों पर चुप्पी साधे रहेगी तो ये संघर्ष और तेज होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष ऋतुराज शाहदेव ने सवाल उठाया, छात्रवृत्ति कोई दया नहीं है, हमारा अधिकार है। सरकार की चुप्पी ने लाखों विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष जोखिम में डाल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा, यह आंदोलन किसी व्यक्ति या पार्टी का नहीं बल्कि उन लाखों विद्यार्थियों का है जो समान अवसर और बेहतर भविष्य की उम्मीद रखते हैं। शिक्षा के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी सिस्टम से पहले गांव-गांव पहुंचे बिचौलिए, किसान औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर। झारखंड में इस वर्ष हुई अच्छी मानसूनी बारिश की वजह से धान की बम्पर उपज होने की उम्मीद है, तो सरकार ने भी इस वर्ष राज्य के किसानों को उनके धान की राशि एकमुश्त देने का फैसला किया है। धान खरीद के लिए पूर्व में निर्धारित 15 दिसंबर की तिथि को भी घटाई गई है, यानी इस बार जल्दी ही धान की सरकारी स्तर पर खरीद शुरू होने वाली है। लेकिन सरकार और खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के तमाम उपायों के बावजूद राज्य में बिचौलिए सरकारी व्यवस्था से ज्यादा फास्ट नजर आ रहे हैं। अभी से ही बिचौलिए गांव-गांव जाकर किसानों से औने पौने दाम में धान खरीदना शुरू कर दिया है। रांची के बड़गाई के किसान मछिंदर साहू और कांके प्रखंड के किसान सोनी देवी ने अपने धान को 1600 से 1700 रुपए क्विंटल यानी 16 से 17 रुपए किलो बेच दिया है। जबकि राज्य सरकार ने इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल और प्रति क्विंटल 100 का बोनस निर्धारित किया है। यानी जिस धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल मिलाकर 2469 प्रति क्विंटल है, उसे बिचौलिए महज 1600 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल में खरीद ले रहे हैं। राज्य में इस वर्ष 17,88,000 हेक्टेयर में धान लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसकी तुलना में 16,58,000 हेक्टेयर में धान का आच्छादन हुआ है। अच्छी मानसूनी बारिश और किसानों की मेहनत से इस वर्ष राज्य में धान का उत्पादन अच्छा होने का अनुमान है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस वर्ष 48 लाख टन के करीब धान उत्पादन की उम्मीद जताई है। विभाग के अनुसार इस वर्ष राज्य में कुल मिलाकर 55 लाख टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन संभव है। इसकी वजह यह है कि इस वर्ष राज्य में 22,11,000 हेक्टेयर में धान सहित अन्य खाद्यान्न की फसल लगाई गई थी। ऐसे में विभाग को उम्मीद है कि इस वर्ष राज्य में करीब 24,000 हेक्टेयर में तिलहन की फसल से 29,000 टन तिलहन, 1,97,000 हेक्टेयर में लगाए गए मक्के की फसल से 4,34,000 टन मक्का होने के साथ साथ 34,000 हेक्टेयर में लगे मड़ुआ की फसल से करीब 40,000 टन मड़ुआ होने का अनुमान है।
धान खरीद में बिचौलिया हावी नहीं हो और समय पर किसानों के पॉकेट में पैसे आ जाएं, इसलिए झारखंड के पड़ोसी राज्यों में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 1 नवंबर से तो बिहार और छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से ही धान की सरकारी स्तर पर खरीद शुरू हो गई है। अगर इसी तरह झारखंड में धान की क्रय शुरू हो जाती तो किसान अपने पसीने से उपजाई गई फसल को औने पौने दाम पर बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर नहीं होते। कृषि मंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द राज्य में धान खरीद सरकारी स्तर पर शुरू हो जाए, इसके लिए उन्होंने झारखंड स्टेट फूड कॉर्पोरेशन के एमडी से बात की है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि इस बार किसानों के हितों को देखते हुए सरकारी स्तर पर धान बिक्री होते ही पूरी राशि किसानों को दे दी जाएगी। पहले किसानों को 2 किस्तों में राशि दी जाती थी। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, गांव-गांव के बिचौलियों का पहुंचना और औने पौने रेट पर धान खरीदना गंभीर मामला है। शहर में शुक्रवार सुबह 6 से रात 10 बजे तक मालवाहक वाहनों की नो एंट्री। झारखंड सरकार के 1 साल पूरे होने पर मोराबादी मैदान में शुक्रवार को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने आने वाले 9,000 से अधिक अभ्यर्थियों समेत अन्य अतिथियों और नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी की सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव कर दिए गए हैं। इसके मद्देनजर शहर में 28 नवंबर को सुबह 6 से रात 10 बजे तक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए अन्य मालवाहक वाहनों की भी शहर में एंट्री निषेध कर दी गई है। हालांकि मालवाहक गाड़ियों के चालक को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए इन वाहनों के रूट निर्धारित कर दिए गए हैं। यातायात पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बुधवार को बताया कि मालवाहक वाहन रिंग रोड होकर अपने गंतव्य तक आना जाना करेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले वाहन चालकों के लिए यातायात पुलिस की ओर से पार्किंग स्थल चिन्हित कर दिए गए हैं। 500 जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमान। दूसरी ओर सुरक्षा के मद्देनजर मोराबादी मैदान और इसके आसपास के इलाके में लगभग 500 जवानों की तैनाती की गई है। इस व्यवस्था में डीएसपी और थानेदारों अलग से मुस्तैद रहेंगे। किसी प्रकार की सुरक्षा चूक नहीं हो, इसके लिए पुलिस बल को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। यातायात व्यवस्था के इन निर्देशों का पालन करें। शुक्रवार सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। मालवाहक वाहन रिंग रोड होकर अपने गंतव्य तक परिचालन करेंगे। इसके अलावा नो एंट्री रहेगी। एसएसपी आवास, शिबू सोरेन आवास, अतिथिशाला, मोराबादी टीओपी में सामान्य वाहन नहीं जाएं। फुटबॉल मैदान, आर्मी मैदान, टीआरआई मैदान, डीआईजी ग्राउंड में पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। रिंग रोड, चांदनी चौक, राम मंदिर से आने वाले वाहन मोराबादी फुटबॉल मैदान में पार्किंग होंगे। निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन पार्क करने के बाद लोग सीधे मोराबादी मैदान कार्यक्रम स्थल जाएंगे। बूटी मोड़, रिम्स, करमकोली चौक होकर कार्यक्रम में जाने वाले लोग आर्मी मैदान में वाहन पार्क करेंगे। सिर्फ कार्यक्रम में आने वालों के लिए टीआरआई मैदान में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बोड़िया रोड होते हुए चिंडिक पार्किंग पर वाहन पार्क करने के बाद कार्यक्रम में लोग भाग ले सकेंगे। कोडरमा घाटी में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, चालक सुरक्षित। लोहे के एंगल से भरा ट्रक चट्टान से टकराया, ब्रेक फेल होने से हादसा। कोडरमा घाटी में बुधवार सुबह एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लोहे के एंगल से लदे इस ट्रक का ब्रेक फेल होने के बाद वह सड़क किनारे एक चट्टान से जा टकराया। हादसे में चालक बाल बाल बच गया। यह हादसा रांची पटना मुख्य मार्ग पर कोडरमा घाटी के 9वें माइल के पास हुआ। जानकारी के अनुसार ट्रक हजारीबाग की एक लोहे की फैक्ट्री से एंगल लोड कर बिहार की ओर जा रहा था। 9वें माइल के पास पहुंचने पर ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, जिससे चालक ने नियंत्रण खो दिया। ट्रक सीधे सड़क किनारे एक चट्टान से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक में लदे लोहे के एंगल केबिन को चीरते हुए सामने का शीशा तोड़कर बाहर निकल गए। गनीमत रही कि एंगल चालक को छूकर निकल गए, जिससे वह किसी गंभीर चोट से बच गया। हालांकि हादसे में वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा पीसीआर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन से चालक को सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जेएससीए में टिकटों के लिए भारी भीड़ और कालाबाजारी पर सख्ती। 30 नवंबर के वनडे से पहले पुलिस सतर्क। राजधानी रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला खेला जाना है। लंबे समय बाद रांची में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी ने पूरे शहर में उत्साह का माहौल बना दिया है। इस उत्साह का असर टिकट काउंटरों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां हजारों लोग सुबह से ही टिकट पाने के लिए कतार में खड़े दिखाई दिए। मंगलवार और बुधवार को भारी भीड़ को देखते हुए जेएससीए ने फैसला लिया है कि कल भी टिकट बिक्री जारी रहेगी, ताकि अधिक से अधिक प्रशंसकों को टिकट मिल सके और अनियंत्रित भीड़ से बचा जा सके। सुबह होते ही जेएससीए स्टेडियम के गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। कई लोग रात में ही स्टेडियम के पास पहुंच गए थे, ताकि लाइन में आगे रहकर टिकट ले सकें। बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग की और लोगों को व्यवस्थित तरीके से लाइन में लगाने की कोशिश की। पुलिस लगातार लाउडस्पीकर से शांत रहने और धक्का मुक्की नहीं करने की अपील कर रही थी।
इसी भीड़ के बीच टिकटों की कालाबाजारी भी सामने आने लगी है। कुछ लोग टिकट लेकर उसे कई गुना कीमत पर बेचने की कोशिश कर रहे थे। इस पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार की दोपहर जेएससीए के बाहर पुलिस अधिकारियों ने कई संदिग्ध लोगों को चेतावनी दी और कुछ को वहां से हटाया भी। पुलिस टीम लगातार निगरानी में है ताकि कोई भी व्यक्ति टिकटों का दुरुपयोग या अवैध बिक्री ना कर सके। एक अधिकारी ने बताया कि स्टेडियम के बाहर और आसपास सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है जो कालाबाजारी करने वालों पर नजर रखेंगे। भीड़ अधिक होने पर पुलिस ने लाठी से हल्की चेतावनी देकर भीड़ को पीछे करने का प्रयास किया ताकि किसी तरह की अव्यवस्था या हादसा ना हो। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी परिस्थिति में कालाबाजारी से टिकट ना खरीदें और न ही किसी संदिग्ध व्यक्ति के संपर्क में आएं। उन्होंने ये भी कहा कि जेएससीए पर्याप्त संख्या में टिकट उपलब्ध करा रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। 30 नवंबर के वनडे मुकाबले को लेकर रांची में क्रिकेट का जोश चरम पर है। इसी जोश ने टिकट काउंटरों पर भारी भीड़ और कालाबाजारी की स्थितियां पैदा की हैं। हालांकि प्रशासन की तत्परता, कड़ी निगरानी और भीड़ प्रबंधन के बीच उम्मीद है कि गुरुवार को टिकट वितरण प्रक्रिया शांतिपूर्ण और नियंत्रित तरीके से संपन्न होगी। जेएससी और पुलिस दोनों पूरी तैयारी में हैं ताकि प्रशंसक बिना किसी परेशानी के टिकट लेकर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को मैदान में देख सकें। धनबाद में 4 लेबर कोड रद्द करने की मांग को लेकर वाम दलों ने मोदी सरकार का पुतला फूंका। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 लेबर कोड यानी श्रम संहिता के खिलाफ बुधवार को धनबाद में वाम दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित प्रतिवाद कार्यक्रम में भाकपा माले, सीटू सहित अन्य वामपंथी संगठनों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की मोदी सरकार का पुतला दहन किया और चारों लेबर कोड को तुरंत रद्द करने की मांग की। कार्यक्रम की शुरुआत भाकपा माले के प्रतिवाद मार्च से हुई। प्रतिवाद मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंचा और जोरदार प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में सीटू कार्यकर्ता भी शामिल हुए और श्रम संहिताओं को मजदूर विरोधी बताते हुए नारेबाजी की। नेताओं ने कहा कि चारों लेबर कोड पूंजीपति और विशेषकर अडानी और अंबानी के हितों को साधने के लिए बनाए गए हैं। इनके लागू होने से मजदूरों के मूल अधिकारों में कटौती होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि नए लेबर कोड में काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए हैं, जो मजदूरों के शोषण को बढ़ावा देता है। साथ ही मजदूरों के विरोध और आंदोलन करने के अधिकार भी सीमित कर दिए गए हैं। वाम दलों ने चेतावनी दी कि यह संघर्ष सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि मजदूर विरोधी लेबर कोड को वापस लेने तक आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा। ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती, 80 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस फंड जारी। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के इस योजना के तहत राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में रेफरल सेवाओं को और भी मजबूत करने के उद्देश्य से एएलएस एम्बुलेंस के क्रय हेतु कुल 80 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है। आधिकारिक आदेश के अनुसार ये राशि संबंधित निकासी एवं व्यय अधिकारियों के माध्यम से जारी की जाएगी। संबंधित विभाग और झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची के माध्यम से सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना के लिए 60 करोड़ रुपए शहरी स्वास्थ्य सेवाओं और 20 करोड़ रुपए जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अलग से बजट कोष में रखा गया है। लातेहार में कोयला लदा हाईवा पलटा, चालक घायल, रिम्स रेफर। बालूमाथ रांची मुख्य पथ पर एक कोयला लदा हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया। बुधवार दोपहर बाद मकैया टांड के पास हुए इस हादसे में हाईवा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक की पहचान बालूमाथ थाना क्षेत्र के सेमरसोद गांव निवासी बालचंद गांझू के पुत्र विकास गांझू के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार विकास गांझू तुबैत कोयलेरी से कोयला लोड कर बालूमाथ की कुशमाही रेलवे साइडिंग की ओर जा रहा था। इसी दौरान दुमकी नदी पुल के पास अचानक हाईवा अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे पलट गया। इस दुर्घटना में चालक वाहन के अंदर ही फंस गया। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर मकैया टांड पिकेट प्रभारी रामजी ठाकुर दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जेसीबी की सहायता से चालक को बाहर निकलवाया। इसके बाद उसे बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। डॉक्टर संजय सिद्धार्थ ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया। डीसी के जनता दरबार को गंभीरता से नहीं ले रहे अधिकारी, बनाई गई 4 सदस्यीय जांच समिति। डीसी के जनता दरबार को पलामू के अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दरअसल एक ही शख्स कई बार अपनी फरियाद लेकर डीसी के जनता दरबार में पहुंच रहा है। स्थिति को देखते हुए पलामू डीसी समीरा एस ने कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले में डीडीसी जावेद हुसैन, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार एवं जिला परिवहन पदाधिकारी एवं अधिकारियों को मिलाकर एक जांच समिति गठित की गई है।
जांच समिति गठित होने के मामले की पुष्टि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से की गई है। जांच समिति डीसी के जनता दरबार के मामले को लेकर जांच करेगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की अनुशंसा करेगी। समिति ये भी जांच करेगी कि किन परिस्थितियों में लोगों की समस्याओं का समाधान अधिकारी नहीं कर रहे हैं। पलामू डीसी हर बुधवार एवं शुक्रवार को जनता दरबार लगाती है। जनता दरबार में पूरे जिले से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। इसी कड़ी में बुधवार को भी कई लोग जनता दरबार में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। कई लोग तीसरी से चौथी बार डीसी के जनता दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। जनता दरबार में लगातार एक ही विभाग से एक ही शिकायत लगातार चौथी बार डीसी के पास पहुंची थी, जिसके बाद डीसी समीरा एस ने जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल बुधवार को जनता दरबार में पलामू के कई इलाके से लोग पहुंचे थे और अपने समस्याओं को डीसी के समक्ष रखा था। लोहरदगा में इनामी नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार, रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू का है करीबी। गुमला, लातेहार और लोहरदगा जिला में आतंक मचाने वाले नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए इस इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी से भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर और 15 लाख के इनामी रविंद्र गंजू को तगड़ा झटका लगा है। गिरफ्तार किया गया नक्सली रविंद्र गंजू का बेहद खास माना जाता था। जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक लोहरदगा के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित कर खूंखार माओवादी दस्ता सदासे और 1 लाख के इनामी राजा हेमंत असुर अथवा गाजन असुर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली भाकपा माओवादी संगठन की गतिविधियों को चंदवा और कुड़ू क्षेत्र में फैलाने के उद्देश्य से अवैध हथियारों के साथ जा रहा था। सूचना मिलते ही किस्को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वेदांत शंकर के नेतृत्व में एसएसबी 32वीं वाहिनी कुड़ू थाना और अन्य सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने कुड़ू चंदवा मार्ग के जंगली इलाके में केरवाड़ी शिव मंदिर के पास घेराबंदी कर अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान एक संदिग्ध को पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में अपना नाम राजा हेमंत असुर बताया। तलाशी में उसके पास एक देसी कट्टा और 8 mm का 10 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार उग्रवादी के खिलाफ लोहरदगा, लातेहार और गुमला जिले में हत्या, लूट, आगजनी, पुलिस मुठभेड़ और लेवी वसूली सहित 20 संगीन मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार नक्सली ने कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है, जिनमें 2022 की बलबुल और कोरगू पुलिस मुठभेड़, रेलवे निर्माण वाहनों में आगजनी, 2023 की हत्या, वर्ष 2021 से 25 तक के लेवी के लिए पर्चा वितरण जैसी प्रमुख घटनाएं शामिल हैं। पुलिस ने कुड़ू थाना कांड संख्या 125/25, आर्म्स एक्ट, CLA एक्ट और UAPA की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम ने इसे नक्सल विरोधी मोर्चे पर एक बड़ी उपलब्धि बताया है। रांची में पारा लुढ़कने से ओपीडी में बढ़े मरीज, डॉक्टरों ने सतर्क रहने की दी सलाह। मौसम में अचानक बदलाव ने रांची के लोगों की जिंदगी को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। दिन में तेज धूप और दोपहर के बाद तापमान में अचानक गिरावट से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर साफ नजर आ रहा है। बच्चों में वायरल इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पीडियाट्रिक डॉक्टरों का कहना है कि पिछले सप्ताह में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव, प्रदूषण और खराब हवा की गुणवत्ता ने बच्चों को ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। इसके चलते उन्हें कफ, सर्दी, बुखार, उल्टी, गले का संक्रमण और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो रही हैं। रांची के विभिन्न अस्पतालों और क्लिनिकों में बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। रिम्स में पीडियाट्रिक ओपीडी में रोजाना 40 से 50 बच्चे सर्दी, खांसी और वायरल फीवर के साथ पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम बदलने के दौरान बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। माता पिता को चाहिए कि बच्चे पर्याप्त पानी पिएं, पौष्टिक भोजन लें और पर्याप्त आराम करें। अधिकतर इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर लक्षण 3 से 5 दिन से ज्यादा बने रहें तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। वयस्क लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। ठंड और तापमान में अचानक गिरावट के कारण लोगों में गले का संक्रमण, खांसी और बुखार सामान्य हो गए हैं। रिम्स के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर बी कुमार ने बताया कि लोग खुद से या मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक लेने से बचें, क्योंकि इससे शरीर पर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। खासकर डायबिटीज और क्रोनिक बीमारियों वाले लोग ज्यादा सतर्क रहें। सदर अस्पताल के डॉक्टर हिमालय झा ने बताया कि ठंड के मौसम में इन्हें निमोनिया का खतरा अधिक रहता है। ऐसे मरीज इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले सकते हैं और ज्यादा समय घर के अंदर सुरक्षित रहना चाहिए। इसके साथ ही मौसम बदलने के कारण कोल्ड डायरिया भी फैल रहा है। इसके बचाव के लिए हैंड हाइजीन, साफ सुथरा खाना और बासी भोजन से बचने की सलाह दी गई है। ठंड के दौरान बीपी बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए नियमित चेकअप कराते रहें। डॉक्टरों ने लोगों से कहा कि गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलें, ठंडी हवा और अचानक तापमान परिवर्तन से बचें, हाथों की सफाई पर ध्यान दें और अगर वायरल या इन्फ्लुएंजा के लक्षण दिखें तो आइसोलेट हों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम की ओर से शीतलहर के दौरान लोगों के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पुरानी बीमारियों से ग्रसित लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। फ्रॉस्ट बाइट और हाइपोथर्मिया के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। घर में पर्याप्त गर्माहट बनाए रखें, जरूरी दवाइयां, भोजन और पानी तैयार रखें। साथ ही जानवरों को भी ठंड से बचाएं और मौसम संबंधी जानकारी दूसरों तक पहुंचाएं।
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे गर्म तरल पदार्थ लें, पौष्टिक भोजन करें और अनावश्यक रूप से बाहर जाने से बचें, ताकि शीतलहर और मौसम के अचानक बदलाव से स्वयं और परिवार सुरक्षित रहें। साहिबगंज पहुंची एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम जमीन का लिया जायजा। दिल्ली से एयरपोर्ट अथॉरिटी की 5 और पूर्णिया से 1 कुल मिलाकर 6 सदस्यीय टीम बुधवार को सदर प्रखंड अंतर्गत भिट्ठा और दियारा पंचायत पहुंची। इस दौरान टीम ने जिला प्रशासन व राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एयरपोर्ट की जमीन का मुआयना किया। टीम ने सर्वप्रथम दोनों पंचायत मिलाकर 494 एकड़ जमीन पर हवाई अड्डा बनने वाले जमीन का अवलोकन किया। जमीन की भौगोलिक जानकारी टीम ने जिला अपर समाहर्ता गौतम भगत व सदर सीओ बासुकीनाथ टुडू से ली। टीम ने जमीन की हर चौहद्दी के सेंटर पर पहुंच मैप के माध्यम से जानकारी ली। इस दौरान कुछ प्रमुख चीजों को अपने मोबाइल में कैद किया। ड्रोन कैमरा से पूरे क्षेत्र का वीडियो बनाया। टीम ने मौजूद पदाधिकारी से उक्त जमीन से गंगा 4 लेन पहाड़ की दूरी, बिजली टावर का स्थिति को जाना और बाढ़ की स्थिति से अवगत हुए। एयरपोर्ट अथॉरिटी टीम दोपहर 12 बजे साहिबगंज पहुंची और आधा घंटा तक जमीन का जायजा लेकर वापस चली गई। उन्होंने जिला टीम को KML मैप तैयार करने को कहा ताकि गूगल पर प्रस्तावित जमीन दिख सके। जायजा लेने से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने जिला प्रशासन के साथ बैठक कर आवश्यक जानकारी ली। निरीक्षण कर लौटने के बाद भी जिला प्रशासन से मिलकर मंथन किया ताकि रिपोर्ट आगे बढ़ाई जा सके। गौरतलब है कि एयरपोर्ट के लिए करीब 500 एकड़ जमीन चाहिए। रिकॉर्ड के मुताबिक 494 एकड़ में 50.68 एकड़ जमीन सरकारी है और 443.33 एकड़ जमीन रैयत की है। टीम की रिपोर्ट पर ही एयरपोर्ट का भविष्य निर्भर करेगा। टीम का नेतृत्व गिरिराज शर्मा के साथ मेघा रोहिल्ला, नवीन जाखुला, सुनील कुमार, संजीव सरकार और मोहित गुप्ता शामिल थे। टीम में शामिल संजीव कुमार पूर्णिया एयरपोर्ट पर कार्यरत थे, जबकि शेष दिल्ली से आए थे। सदर प्रखंड में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए करीब 500 एकड़ जमीन चाहिए, जिसमें 443.33 एकड़ जमीन रैयत की है। ऐसी स्थिति में दिहारी गांव और आसपास के रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि विकास के बाधक नहीं है, लेकिन यदि हमारी उपजाऊ जमीन एयरपोर्ट में चली गई तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले 4 लेन सड़क निर्माण के लिए हम लोगों का घर टूट गया, मुआवजा भी ठीक से नहीं मिला। अब उत्तर दिशा से हमारी उपजाऊ जमीन भी सरकार हड़पने की फिराक में है। किसानों ने कहा कि हम लोग पैसे लेकर क्या करेंगे जब जमीन ही नहीं बचेगी। हर घर में नौकरी नहीं है, लेकिन खेतीबाड़ी करके हम किसान मजदूर अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। हालांकि ग्रामीण जब तक समझ पाते तब तक टीम निकल गई। ग्रामीणों की बातचीत टीम से नहीं हो सकी। इधर ग्रामीण इस बार आंदोलन के मूड में हैं। दियारा क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग ग्रामीण एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रस्तावित एयरपोर्ट का विरोध किया। सभी ने कहा कि इस बार पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। हम लोग इस बार अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ेंगे। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मुकाबले को लेकर माहौल बेहद उत्साहपूर्ण है। दोनों टीमों के खिलाड़ी एक एक कर रांची पहुंच रहे हैं और शहर में क्रिकेट फीवर लगातार बढ़ता जा रहा है। टीम इंडिया के कई खिलाड़ी पहले ही रांची पहुंच चुके थे, जबकि विराट कोहली आज सुबह ही शहर में पहुंच गए। एयरपोर्ट पर विराट का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में फैंस मौजूद थे, जिन्होंने सुबह से ही उनका इंतजार किया। इधर टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ियों का आना भी लगातार जारी है। रोहित शर्मा आज देर शाम रांची पहुंचे। उनके आगमन के साथ ही एयरपोर्ट के बाहर भारी संख्या में प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। रोहित को देखने और उनका वीडियो फोटो लेने के लिए फैंस में खासा उत्साह देखने को मिला। खिलाड़ियों के आने का सिलसिला अभी जारी है। कल दोपहर के बाद टीम इंडिया के और भी खिलाड़ी रांची पहुंचेंगे, जिसके बाद टीम का पूरा दल एकजुट हो जाएगा। मैच को लेकर JSCA की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मैदान, आउटफील्ड और पिच को बेहतर बनाने का काम लगातार चल रहा है। JSCA की ओर से जल्द ही टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन का शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। उधर टिकट बिक्री जोर शोर से चल रही है। JSCA स्टेडियम के टिकट काउंटरों पर पिछले 2 दिनों से भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से लोग लाइन में लगकर टिकट प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। टिकटों की भारी मांग को देखते हुए JSCA ने ऑफलाइन टिकट बिक्री एक और दिन बढ़ा दी है, ताकि अधिक से अधिक दर्शक स्टेडियम में मैच देख सकें। भीड़ बढ़ने के साथ प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। टिकट की कालाबाजारी की शिकायतों पर भी निगरानी रखी जा रही है। जैसे जैसे खिलाड़ी रांची पहुंच रहे हैं और टिकट बिक्री बढ़ रही है, शहर का माहौल पूरी तरह क्रिकेट रंग में रंग चुका है। 30 नवंबर का ये मुकाबला रांची और झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास होने वाला है।
रांची सदर अस्पताल में बनेगा बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यूनिट, 6 करोड़ 45 लाख की योजना मंजूर। झारखंड सरकार ने रांची के सदर अस्पताल में बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित करने की बड़ी पहल शुरू कर दी है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस परियोजना के लिए कुल 6 करोड़ 45 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार इस यूनिट के संचालन के लिए फ्लोर रेनोवेशन, उपकरणों की खरीद, कंज्यूमेबल्स और स्टाफ सैलरी पर यह राशि खर्च की जाएगी। ये योजना वर्ष 2025-26 की राज्य योजना अंतर्गत स्वीकृत की गई है। सदर अस्पताल में हेमेटोलॉजी यूनिट हर साल बड़ी संख्या में बच्चों और वयस्कों का इलाज करती है। हर साल 100 से 150 बच्चे गंभीर रक्त संबंधी बीमारियों से पीड़ित पाए जाते हैं। इनमें से कई को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, जो वर्तमान में झारखंड में उपलब्ध नहीं है। इस यूनिट के बन जाने से 150 से 200 नए मरीजों को हर साल बेहतर उपचार मिल सकेगा। ट्रांसप्लांट के बाद बच्चों में 50 से 60% तक रिकवरी की संभावना होती है। थैलीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अब राज्य के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यूनिट के बन जाने से उच्च स्तरीय इलाज यहीं रांची में उपलब्ध होगा और गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने इसे नई योजना के तौर पर मंजूरी दी है। अब उपकरणों की खरीद, भवन निर्माण व अन्य कार्य तेजी से शुरू किए जाएंगे। योजना की मॉनिटरिंग उच्च अधिकारियों द्वारा की जाएगी ताकि समय पर कार्य पूरे हो सकें। कोडरमा स्टेशन पर जीआरपी की बड़ी कार्रवाई, 40 लाख नगद के साथ पकड़ा गया युवक। कोडरमा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक युवक को 40 लाख कैश के साथ पकड़ा गया। जीआरपी इंचार्ज उपेंद्र कुमार को सूचना मिली कि एक आदमी कोडरमा से कोलकाता पश्चिम बंगाल ट्रेन से बड़ी रकम कैश लेकर जा रहा है। सूचना को वेरीफाई करने के लिए जीआरपी टीम ने कोडरमा स्टेशन के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चेकिंग शुरू की। इसी बीच प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक युवक बैग के साथ खड़ा मिला। शक होने पर जब उसके बैग की तलाशी लेने के लिए कहा गया तो युवक ने मना कर दिया। इसके बाद युवक और उसके बैग को पूछताछ के लिए जीआरपी पोस्ट लाया गया। उसके बैग से 40 लाख कैश बरामद हुए। युवक की पहचान 19 साल के अमित कुमार के रूप में हुई है, जो जमुई के सिकंदरा का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि वो सोने चांदी का व्यापारी है और शॉपिंग के लिए कोलकाता पैसे लेकर जा रहा है। जीआरपी ने उससे पैसे से जुड़े डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहा। उसने इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए। जीआरपी इंचार्ज उपेंद्र कुमार ने बताया कि मैजिस्ट्रेट के सामने उक्त पैसे की सीजर लिस्ट तैयार की जाएगी और अमित कुमार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम को इस बारे में बता दिया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवक से जब डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए कहा गया तो वो लगातार अपना बयान बदल रहा है। उसने डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए जीआरपी से 1 दिन का समय मांगा था, लेकिन अब उसका कहना है कि वो कैश में सोने चांदी का काम करता है, इसलिए उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। झारखंड में 2 लाख एमएसएमई, 45 लाख नौकरियां, फिर भी हाशिए पर राज्य। झारखंड की अर्थव्यवस्था को खादान और बड़े स्टील प्लांट के इर्द गिर्द बुना गया मिथक अब टूटने की कगार पर है। राज्य के पास अब 12 लाख से अधिक पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई हैं, जो 45 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार दे रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता अब यही क्षेत्र है। फिर भी उद्यमी, चैम्बर और विशेषज्ञ एक स्वर में कहते हैं, राज्य में एमएसएमई आज भी हाशिए पर खड़ा है। एमएसएमई झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन सकता है, क्योंकि यह रोजगार के अवसर पैदा करता है और औद्योगिक विकास में योगदान देता है। मगर वर्तमान स्थिति में राज्य में एमएसएमई हाशिए पर हैं। स्थानीय समस्याओं के साथ साथ सरकारी उपेक्षा इसके विकास में बड़ी बाधा बनकर सामने आ रही है। इन सभी परेशानियों के बीच राज्य में हाल के वर्षों में एमएसएमई की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इस साल मार्च तक इसकी संख्या 12 लाख थी। इन उद्योगों से करीब 45 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो जीडीपी में 30% का योगदान करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक कृषि के बाद ये रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है और निर्यात में 45% हिस्सेदारी रखता है। राज्य में एमएसएमई के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की चुनौतियों का आकलन करने में इन दिनों झारखंड महालेखाकार कार्यालय जुटा हुआ है। प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल के नेतृत्व में एजी ऑफिस की टीम व्यवसायियों की समस्याओं और एमएसएमई की जमीनी हकीकत से सरकार को अवगत कराने की तैयारी कर रही है। पतरातू डैम में साइबेरियन पक्षियों का आगमन, बढ़ी डैम की खूबसूरती। नवंबर से फरवरी तक यहां डेरा डालते हैं प्रवासी मेहमान। पतरातू डैम एक बार फिर विदेशी मेहमानों की चहचहाहट से गुलजार हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी सैकड़ों साइबेरियन प्रवासी पक्षी सर्दी शुरू होते ही रामगढ़ जिले के इस प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। ये पक्षी नवंबर से फरवरी तक यहां डेरा डालते हैं, जिससे डैम का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। ये प्रवासी पक्षी डैम में पहले से मौजूद लाल सोर और पंडुबी
दुंदुभी जैसे स्थानीय पक्षियों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। पर्यटकों की नौकाओं के आसपास मंडराते हुए ये पक्षी विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिन्हें देखकर पर्यटक रोमांचित होते हैं। दूर दराज से आए पर्यटकों ने बताया कि साइबेरियन पक्षी संवेदनशील होते हैं। नाविक संघ के सदस्यों ने जानकारी दी कि पर्यटकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बोटिंग के दौरान गाइड भी उपलब्ध रहते हैं। ठंड की सीजन में बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ पर्यटकों ने सुझाव दिया कि पतरातू डैम में पुरानी व्यवस्था से लोग अब ऊब चुके हैं। उन्होंने पर्यटन विभाग से वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग, स्टीमर राइड, एडवेंचर स्पोर्ट्स और नाइट टूरिज्म जैसी नई गतिविधियां शुरू करने का आग्रह किया। पर्यटकों ने पतरातू डैम क्षेत्र में बेहतर साफ सफाई और रखरखाव की आवश्यकता पर भी जोर दिया। पर्यटक पतरातू डैम के साथ साथ पतरातू, पिठोरिया घाटी और पलानी वाटरफॉल जैसे आसपास के अन्य पर्यटक स्थलों का भी आनंद ले रहे हैं। नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसरों को लौटना होगा मूल संस्थान। रांची विश्वविद्यालय ने रद्द किया तबादला। रांची विश्वविद्यालय के नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसरों के तबादले को लेकर जारी विवाद एक बड़े फैसले के साथ थम गया है। राजभवन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से स्पष्ट जवाब मांगा था कि जब शिक्षकों की नियुक्ति विशुद्ध रूप से आवश्यकता आधारित थी, तो फिर उन्हें दूसरे कॉलेजों में स्थानांतरित क्यों किया गया। इस कड़े सवाल के बाद विश्वविद्यालय ने 23 नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसरों का तबादला रद्द कर दिया है और इन्हें वापस उनके मूल संस्थान में भेजने का निर्देश जारी कर दिया है। आरयू प्रशासन की ओर से जारी नई अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधित आदेश 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा, यानी जिन शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ था उन्हें अपने मूल कॉलेज में जाकर योगदान देना होगा। आदेश जारी होने के तुरंत बाद विभिन्न कॉलेजों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कई प्राचार्यों का कहना है कि रिवर्स ट्रांसफर से क्लासरूम मैनेजमेंट और परीक्षा संबंधी तैयारियां प्रभावित होंगी, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। तबादला रद्द होने के बाद कई कॉलेजों में विषयवार असंतुलन पैदा हो गया है। जिन कॉलेजों में पिछले 3 साल से नीट बेस्ड शिक्षक पढ़ा रहे थे, वे अकादमिक व्यवस्था में गहराई से जुड़ चुके थे। अब अचानक वापसी से कई विभाग पुनः शिक्षक विहीन हो जाएंगे। रांची, बेड़ो, बुंडू, लोहरदग्गा और सिमडेगा के कई कॉलेजों में भूगोल, अर्थशास्त्र, नागपुरी, उर्दू, कॉमर्स, भूविज्ञान, मानव शास्त्र जैसे विषयों के शिक्षकों की कमी हो जाएगी। राजभवन ने स्पष्ट कर दिया है कि नीड बेस्ड नियुक्तियां लोड मैनेजमेंट और विषयवार आवश्यकता को ध्यान में रखकर की गई थीं। ऐसे में इन शिक्षकों को दूसरे संस्थानों में भेजना नीति के खिलाफ था। विश्वविद्यालय ने इस निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है, लेकिन अब चुनौती यह है कि जिन कॉलेजों में यह शिक्षक 3 साल से पढ़ा रहे थे, वहां की पढ़ाई बाधित होगी। बहरहाल रांची विश्वविद्यालय का यह निर्णय नीड बेस्ड नियुक्ति व्यवस्था को मूल स्वरूप देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, लेकिन ट्रांसफर रद्द होने से उत्पन्न शैक्षणिक असंतुलन भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गई है। आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि विश्वविद्यालय इन कमियों को कैसे दूर करता है और कॉलेजों में टीचर वैक्यूम को भरने के लिए क्या कदम उठाता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।